सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री डिवीजन बैच। और आज हम करेंगे पॉलिटी का अगला लेक्चर एंड दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा था। तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने देखा था आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक के। ठीक है, और ज़रा कमेंट में आपको बताना है इस्टेब्लिशमेंट और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है। समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब है, ठीक है, सॉरी, इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब है कि हम किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना रहे हैं, तो इसको हम किस आर्टिकल का यूज़ करके बनाएंगे। देन पार्ट 2 में हमने देखा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, जिसमें कि सबसे हॉट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि किस तरह की सिटीजनशिप है, एंड दैट इज़ सिंगल सिटीजनशिप। और कहाँ से लिया इसको हमने, ये हमने लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी तो हमने देखे तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक के बीच में इसमें दिया हुआ है, बट उतने आर्टिकल सब इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे 9 है, थोड़ा सा 10 है, 11 है। जैसे 9 है कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लोगे। 10 आपका कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। 11 बात करते हैं कि सिटीजनशिप को लेके सिर्फ पार्लियामेंट ही हमारा लॉ बना सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डील करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों से। हमारे मौलिक अधिकार इतने मौलिक क्यों हैं? क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर सोसाइटी में जीना एकदम दूभर हो जाएगा। तो इसीलिए इनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। बिकॉज इन दी अर्ली 13th सेंचुरी ये मैग्ना कार्टा नाम का एक डॉक्यूमेंट आया था यूके में सबसे पहले, जहाँ पे ये बताया गया था कि भाई किंग या फिर क्वीन सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, लोगों के भी कुछ हक हैं, कुछ राइट्स हैं। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आर्टिकल्स की बात करें अनुच्छेद की, तो 12 से लेकर 35 यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल पढ़ने से पहले, कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलता फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब होता है कि ये लिमिटलेस है और कहीं तक भी जा सकते हैं, यानी कि मेरे फंडामेंटल राइट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सड़क पे जाके किसी को भी गाली गलौज करूँगा, ठीक है, किसी को भी ट्विटर में कुछ भी लिखूँगा, गाली दूंगा किसी को भी। तो यानी कि वो लिमिट है, बोलने में भी मेरे लिमिट है कि नहीं। अगर मान लो कि मेरे अभी हम पढ़ेंगे कि एक है हमारा राइट टू ऑक्यूपेशन, किसी भी कोई भी धंधा करने का हक है, मेरे पास राइट है, अधिकार है। ऐसा नहीं कि मैं जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लगूँगा, ठीक है। तो कोई ना कोई लिमिट है। तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दीज आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट। इसका मतलब क्या, ये परमानेंट नहीं है। मतलब कि अगर कुछ सर्टेन केसेस जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो गया, मार्शल लॉ हो गया, इन केसेस में आपके मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर। ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों रक्षा के लिए, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हुआ है हनन, तो आप सीधे अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वो भी हम देखेंगे किस आर्टिकल का यूज़ करके आप जा सकते हैं, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली थे 7, यानी मूलतः 7 थे। मूलतः जब मैं ओरिजिनली बोलता हूँ मतलब मैं 26 नवंबर 1949 द डेट ऑन विच अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटली कितने 6 फंडामेंटल राइट हैं, तो एक तो चला गया ना। ये एक कौन है? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार है। ये पहले आर्टिकल नंबर 31 यानी अनुच्छेद नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज F में होता था। बट इसको हमने 44th अमेंडमेंट से 44वें नंबर संविधान संशोधन से इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। यहाँ पे लिखा नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा होना चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जो 1978 में हुआ था, किसकी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप रिकॉल करो जल्दी से। क्या 3rd 5 ईयर प्लान कब हुआ था? प्लान हॉलीडे हुआ था। एंड आफ्टर द 5th 5 ईयर प्लान, जो 5th 5 ईयर प्लान है वो 1974 से 78 तक रन किया था। और इसके बाद हमने देखा था कि एनुअल प्लान्स आए थे या फिर रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान आया था इसके बाद 1978 से लेके 80 तक रोलिंग प्लान आए थे, या फिर एनुअल प्लान हम इनको बोलते हैं। जहाँ पे मोरारजी देसाई जी की जो गवर्नमेंट आई थी, जनता दल, उसने 5 ईयर प्लान को स्क्रैप करके एनुअल प्लान्स को ले आए थे या फिर रोलिंग प्लान को ले आए थे।
याद आ रहा है आपको 5 ईयर प्लान? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी बिकॉज इंदिरा गांधी ने 1976 में जो इमरजेंसी लगाई थी उसकी वजह से बहुत लोग जो है नाराज़ थे, इसलिए कांग्रेस यहाँ पे हार जाती है। तो यहाँ पे जो भी 42nd अमेंडमेंट जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसने जो काफ़ी सारी जो चीज़ें करी उसको रिवर्स या फिर उसको बदलने का काम किया इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने, जनता दल ने। अब आते हैं हम सारे ये अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 फंडामेंटल राइट है, पहले उसको एक मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं वो क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कहीं कहीं पे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन दे देता है लिख के और स्टूडेंट को लगता है सही है, मतलब वो ऑप्शन में एग्जामिनर दे देता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन वो फंडामेंटल राइट थोड़ी ना कि एक्सप्लॉयट करने का अधिकार थोड़ी ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि अगर कोई शोषण कर रहा है आपका, ये हो गया समानता का अधिकार या आज़ादी का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है आपको। यहाँ पर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, ये हो जाएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, एंड लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। अगर बात करें राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, तो ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 14 से लेके जो 18 के बीच में है वो समानता के अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, सारे 14 से लेकर 18 तक। ये 19 से 22 ये राइट टू फ्रीडम इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। 23 और 24 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड करते हैं। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये, ठीक है, सिर्फ फ्रीडम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 के बीच में दिया हुआ है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया हुआ है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है। अब हम एक एक करके देखेंगे 14 में क्या है, 15, 16, 17 एक एक करके, ठीक है। तो अभी आते हैं, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी कि मैंने 12 से 35 बोला, बट यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिया 14 से, तो 12 और 13 क्या कर रहे हैं, तो ये गुइयाँ छील रहे हैं ठीक है। तो अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 12, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पे क्या है, इस पूरे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में को हर जगह स्टेट 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 आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल नंबर 12 में उस स्टेट को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे जहाँ स्टेट वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब है क्या। तो उसका मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यूपी एमपी, वो बहुत बड़ा है। स्टेट में ऐसे समझ लो सब कुछ आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एनी गवर्नमेंट बॉडी, जैसे LIC जैसी, ONGC जैसी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो भी आ जाती हैं। हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी पंचायत और नगर पालिका, ये सब आ जाती हैं। अगर कभी, याद ध्यान से सुनिए, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ऐसे 3-4 दिया, और अगर आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो आंसर आप मारेंगे ऑल ऑफ दीज। 99% सही होगा, ज़्यादा बिना दिमाग लगाए, अनलेस एंड टिल कि आपको लग रहा है ये तो यार स्टेट हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी ना स्टेट हुआ, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल सोचिए। लेकिन यूजुअली जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ऑल ऑफ दीज ही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13, ये सिर्फ SSC की बात नहीं कर रहा हूँ, UPSC का भी कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा, उसमें भी आंसर जब भी क्वेश्चन आया आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। और ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 13 पे आते हैं, अनुच्छेद 13, ये बोलता है एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल विद द FR दैट इज फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। यानी अनुच्छेद 13 ये बोलता है कि कोई भी कानून अगर बनाया गया देश की संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा, और अगर वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो जुडिशरी न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो उसको खारिज कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। बिकॉज याद करिए, हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज़ होती है ना, जुडिशियल रिव्यू। तो ये आर्टिकल 13 ही हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, जो न्यायपालिका हमारे रिव्यू कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है उसके बारे में। और इसको हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, ये जरा कमेंट में आप बताएंगे। वहीं से बोरो किया जहाँ से हमने जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बोरो किया। तो ये 12 और 13 थोड़ा हमें पहले सतर्क कर रहे हैं कि देखो 12 ये है कि स्टेट का मतलब क्या, 13 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी तुमने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाया जो FR के विरुद्ध हुआ, उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं एक एक करके सारे आर्टिकल्स देखते हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट टू इक्वालिटी से, समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक के बीच में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब इसमें डिफरेंस क्या है,
तो इसका मतलब ये है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई समान है, एवरीवन इज़ इक्वल, चाहे वो गवर्नमेंट पे बैठा कोई बात आदमी हो या फिर सिविलियन हो, हर कोई समान है कानून के सामने। तभी आपने देखा होगा जो कानून की देवी होती है उनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है ना। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है यूके से लिया और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यूएसए से लिया। इसका मतलब ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अडानी जी एक क्राइम करते हैं और वही सेम क्राइम कोई एक आम इंसान करता है, तो इन दोनों लोगों के लिए समान दंड या फिर पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि अडानी जी की इनकम बहुत ज़्यादा है और इसकी इनकम उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस की बात करें तो प्रेसिडेंट, एमएलएज, एमपीज कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन सिविल मैटर्स। यानी कि जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट गवर्नर है, पहली बात तो जो पद उनके पद में रहते हुए जब तक वो पद में है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, और सिविल प्रोसीडिंग भी चलानी है तो एटलीस्ट 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा तब। इसी तरह जो हमारे एमपीज़ एंड एमएलएज होते हैं इनको भी कुछ इम्यूनिटी मिली हुई कि जब सदन चल रहा है तब इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई है, यानी कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। और सेम अपवाद काम करता है जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के कुछ बंदे या फिर डिप्लोमैट्स हैं तो उनको भी कुछ यहाँ पे इम्यूनिटीज़ मिली हुई है, तो वो एक्सेप्शन है। बाकी ये एक्सेप्शन नहीं होगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इस लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी वो पोर्शे वाला जो इंसिडेंट है पुणे में, तो उस बंदे ने यहाँ पे क्या किया, कार ठोकी, ठीक है, और 2 लोगों की उसने हत्या कर दी। तो अब मान लीजिए उस पर लगाया जाएगा 50,000 का जुर्माना, या मान लेते हैं 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। ठीक, वहीं एक ऐसे ही सिंपल मान लेते हैं कि कोई ऐसे घर का बंदा था, वो लड़का था जिसकी मतलब मान लेते हैं कि महीने की तनख्वाह थी 10,000 रुपये। ठीक है, अब सोचिए इस पे भी हम 1 लाख का जुर्माना लगाएं तो इसके लिए तो कुछ नहीं है, दे के तुरंत छूट जाएगा। अब होता हुआ तो वही है, खैर अब क्या ही बोलें, लेकिन ठीक है वो 1 लाख तो छोड़ो, ऐसे लिखवा के छोड़ दिया गया, लेकिन ठीक है मान लेते हैं, ठीक है कि 1 लाख का जुर्माना लगा और दूसरे केस में भी 1 लाख का, तो इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी 1 लाख में, है ना, घर बेचना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या 1 लाख में आराम से छूट के चले आएंगे, तो ये है। ठीक है, तो वहाँ पे इन दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता है, जुडिशरी ये बोलती है। 15 पे आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, जुडिशरी तो ऐसे लिखवा के भी छोड़ देती है। आर्टिकल 15 पे आते हैं, अनुच्छेद 15, ये बात करता है इक्वालिटी टू स्टेटस। तो आर्टिकल 15 की बात करें तो ये बोलता है कि स्टेट, ठीक है, इसमें टोटल 4 क्लॉजेज हैं। तो जो पहला क्लॉज बोलता है कि स्टेट शैल नॉट, ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यानी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। दूसरा जो इसका क्लॉज है वो बोलता है नो सिटीजन shall on these same grounds, that is only on of religion, race, caste, sex and place of birth, be subject to any disability or restriction in any condition। यानी कि पहला वाला तो बोलता है कि स्टेट का मतलब ये देख चुके हैं क्या है, मतलब है उसका, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। दूसरे में एक तरह से ये लिखा हुआ है कि किसी को भी, जैसे जो पब्लिक प्लेसेस जैसे कि शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गए, या फिर मान लेते हैं सिनेमा हॉल हो गए, ठीक है, जैसे पिछली बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सिनेमा हॉल में गए और आपने देखा कि आपकी मेड भी वहीं पे बैठी हुए फिल्म देख रही है, तो आपने उसको बोला कि यहाँ से निकल लो, ठीक है, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो गया कि आपके वो बगल में कैसे बैठ सकती है। तो उसके पास कौन सा राइट है, मतलब कौन सा आर्टिकल उसको राइट देता है, आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, तो स्टेट नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये है कि भाई किसी को डिसेबिलिटी सब्जेक्ट नहीं की जा सकती है, जैसे कि वेल वगैरह, वेल हो गए यानी कुएँ हो गए, शॉप हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, तो इनमें हर किसी को समान तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इन ग्राउंड्स पे। तीसरा ये बोलता है कि विमेन यानी कि औरतों और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है स्टेट, और ये एक्सेप्शन है एक तरह से। ये मतलब आर्टिकल 15 के तहत कोई ये नहीं बोल सकता कि ये क्यों इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं, तो विमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाए जा सकते हैं। इसी तरह फोर्थ जो इसका क्लॉज है बोलता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी, उनके लिए जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। अब उस सेम इसी तरह से आर्टिकल 16 है, बस ये किसकी बात करता है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, यानी कि इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें भी टोटल 4-5 क्लॉजेज हैं। तो 16 के जो जैसे क्लॉज 1 बोलता है, क्लॉज 1 ये बोलता है कि जो स्टेट है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और 16 का जो क्लॉज 2 है वो ये वही सेम चीज़ जैसे हमने 15 में देखा था, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड
ऑन इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक तो पहला वाला तो बोलता है, पहला क्लॉज तो बोलता है कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, और दूसरा बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन ग्राउंड्स पे। एंड तीसरा क्या बोलता है, तीसरा ये बोलता है कि जब भी कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का नोटिस निकलेगा तो उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट का रेजिडेंस एज अ मैंडेटरी एलिजिबल क्राइटेरिया डिक्लेयर किया जा सकता है कि भाई इस स्टेट से हैं तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा ये बोलता है सेम चीज़, सोशली एंड जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान स्टेट कर सकता है। और ये एक तरह से आर्टिकल 16 का कोई वो नहीं ट्रीट किया जाएगा कि आर्टिकल 16 के ये विरुद्ध है। इससे रिलेटेड कुछ आपके फेमस केसेस भी आर्टिकल 16 से, जैसे बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, देवदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड द फेमस इंदिरा सानी केस, जिसको कि हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एक मंडल कमीशन बना था जो कि सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, तो इसने रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसीज़ को लेके कुछ यहाँ पे सजेशन दिए थे, जिसको कि वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, जिसको इंदिरा सानी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा सानी केस किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है, और इसको हम किस और केस से नाम से जानते हैं, तो मंडल केस से नाम से जानते हैं, बिकॉज मंडल एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, जो कि सेकेंड बैकवर्ड, पहला बना था केलकर कमीशन और दूसरा बना था मंडल कमीशन। अभी आते हैं अगले आर्टिकल पर, दैट इज आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद नंबर 17। ये बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है। अब आर्टिकल नंबर 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, यानी कि उपाधियों का अंत, यानी कोई टाइटल नहीं दे सकता है स्टेट, यानी जो स्टेट है वो किसी को टाइटल नहीं दे सकता है। जैसे पहले टाइटल दिए जाते थे राज बहादुर, खाने खाना, तो इस तरह के टाइटल्स नहीं दिए जा सकते हैं। एक्सेप्शंस है यहाँ पे एजुकेशन को, जैसे कोई मान लेते हैं बहुत एजुकेटेड बंदा है, किसी ने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, तो वो डॉक्टर की डिग्री उसको दी जा सकती है, इंजीनियर का डिग्री दी जा सकती है, और ये सब टाइटल्स लगा सकता है अपने नाम के आगे, बिकॉज उसने उसको अर्न किया है, ना कि उसको खैरात में दिए गए हैं वो। ठीक है, मिलिट्री जैसे कि जनरल कर, ये सब जो आपके प्रीफिक्स होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज वो उनकी एक्सीलेंसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी आते हैं अगले आर्टिकल पे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद नंबर 19, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू। अब यहाँ पे 6 राइट दिए हुए हैं, इसको हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी, या फिर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके 6 राइट्स दिए हुए हैं, और उसको हम याद करते हैं कैसे, उसको हम याद करते हैं सामरो से। ठीक है, तो उसको हम सामरो से याद करते हैं कैसे, एस से है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से है आपका असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए से हो जाएगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू, और ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है आप कोई कुछ भी बोल सकते हैं, आपको वाक स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं और कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आप ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ वैसे मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसे जो मीडिया होता है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू असेंबली यानी कहीं भी इकट्ठा हुआ जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन सब में आर्टिकल नंबर 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है उचित क्या बोलेंगे, उपबंध। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज, ये ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 है, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, इस तरह से चल रहे हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, बट दैट डजंट मीन कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स कि मैं किसी को डिफेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, किसी को गाली नहीं दे सकता हूँ, किसी की छवि को ठेस नहीं पहुँचा सकता हूँ। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी टॉक्स अबाउट राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना हथियार के, और साथ ही साथ आप पब्लिक मोरालिटी, ठीक है, पब्लिक मोरालिटी और ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि एक जैसे कि एक फेमस फेवरेट है कि नहीं, वो आप देख लीजिए कि जैसे एक फेमस यूट्यूबर है गौरव तनेजा करके ना, फिट ट्यूबर, तो वो उन्होंने क्या किया, मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे करते रहते हैं कि मीटअप कहीं करते हैं कहीं पे, ठीक है, तो उन्होंने मेट्रो के पास ही जो है मीटअप कर लिया, उसकी वजह से पूरी रोड जाम हो गई, तो उनको जो है धर लिया गया, ठीक है, पुलिस वालों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को उन्होंने वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। आप एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स वहीं तक हैं जहाँ तक किसी दूसरे के राइट्स जो है हनन ना हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी टॉक्स अबाउट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एम से यहाँ पे मूव फ्रीली, यानी आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप ऐसा नहीं हमें तो पीओके में ही जाना है, या फिर कुछ हमारे
नॉर्थ ईस्ट में ऐसे रीजन है जहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है, तो ऐसे नहीं कि आप खुला वहाँ पे जा सकते हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई टॉक्स अबाउट आर का मतलब है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कहीं पे भी आप रह सकते हैं और कहीं पे भी ज़मीन वगैरह ले सकते हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ यहाँ पे आप देखेंगे मिसिंग है। क्यों? क्योंकि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसको अभी मैंने आपको बताया उसको 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से उसको हटा दिया जा चुका है। और अभी कहाँ पे उसकी कंडीशन वो है, अभी एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार है, और करंटली आर्टिकल नंबर 300A यानी अनुच्छेद नंबर 300 का में पड़ा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को यानी कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है लोगों को, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस चीज़ को ऐड किया गया था। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था आप कमेंट में बताएंगे। तो ये हमारे 6 राइट्स हैं। यहाँ पे एफ नहीं है, इसके बाद जी आता है। ये बात करता है ओ का मतलब है यहाँ पे ऑक्यूपेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, या आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 20 पे। ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये बात करता है अनुच्छेद नंबर 20। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने क्राइम किया है और जब आपने क्राइम किया है उस समय उस क्राइम के लिए जो कानून में सज़ा लिखी हुई है वही आपको मिलेगी, ना तो पहले वाली ना बाद वाली। ऐसा नहीं है कि आज आपने चोरी की 5 साल सज़ा है और आज से 2 दिन बाद एक कानून बनता है कि चोरी की अब से 10 साल सज़ा, तो आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी, नहीं, 5 साल की। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, ये पुलिस को प्रूव करना होगा कि आपने क्राइम किया है, ठीक है। नहीं तो आपको पुलिस तो डंडे से पीट के भी आपसे कबुलवा सकती है कि भाई कोर्ट में जाना तो बोल देना कि हाँ हम ही ने क्राइम किया, लेकिन ये कोर्ट मानेगा ही नहीं क्योंकि आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आपके आर्टिकल में जो 21 है इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, जैसे कि राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, यानी इतने सारे राइट्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि सारे फंडामेंटल राइट्स अगर आपको अच्छे से याद हैं और फिर भी अगर कोई राइट टू ऐसा करके पूछ लेता है फंडामेंटल राइट, तो और अगर ऑप्शन में आर्टिकल नंबर 21 है तो आर्टिकल 21 ही मार्क करिए। कब? जब आपको पता है कि ये किसी में भी नहीं आता है राइट, तो पक्का आर्टिकल नंबर 21 में दिया होगा, जैसे होता है राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 21 में दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि और ये मैंने आपको बताया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है, इसको हमने जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और इसका मतलब ये है कि भाई अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है जैसे लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, तो ये एक प्रोसीजर होता है जिस तरह से एक बिल, एक एक्ट या फिर लॉ बनता है। तो इस मतलब अगर एक ऐसा लॉ क्रिएट किया गया है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोलता है कि अगर ऐसा प्रोविजन, ऐसा लॉ बनाया गया है जिस तरह से बनना चाहिए, तो उस हिसाब से किसी की राइट टू लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ में रिवर्स मारा सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में उसने बोला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और ये चीज़ ये बोलता है कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया, अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आपके उसमें वो कानून लाने के पीछे आपका विचार क्या थे, ठीक है, आपकी नीयत क्या थी, वो भी हम देखेंगे। अगर प्रोसीजर आपने फॉलो किया अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे लोगों को कुछ खतरा है और वो लोगों के लिए सही नहीं है, अगर जुडिशरी को लगा, तो भी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं भारत में। लेकिन अगर आप भारत से बाहर जाना है तो अनुच्छेद 21 का यूज़ करके जाना पड़ेगा, बिकॉज मेनका गांधी बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन जो उस समय करंट गवर्नमेंट थी नहीं जाने दे रही थी। तो मेनका गांधी जो थी तो उनको उन्होंने आर्टिकल 21 का मतलब यूज़ करते हुए वो बाहर गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू मूव गो आउटसाइड इंडिया एंड कम बैक टू इंडिया, ये आर्टिकल 21 देता है हमें राइट। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इस चीज़ को हमने 21A है, जहाँ पे भी ABCD ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब हमने अमेंडमेंट्स उस प्रोविजन को ऐड किया है। इसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया है।
आर्टिकल 22 की अगर बात करें, टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। दो तरह के अरेस्ट डिटेंशन होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव का मतलब है जब आपने क्राइम कर दिया है तब आपको धरा गया है। प्रिवेंटिव का मतलब है आप क्राइम कर सकते हैं इस संदेह में आपको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास राइट होते हैं, जैसे कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके पीछे का रीज़न बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया। दूसरा, आप 24 घंटे के अंदर आपको एक दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा है कि आपको मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है, यानी कि आप कोई लीगल एक वकील को हायर कर सकते हैं। ये आपके पास मतलब कोई आपको वकील मिलेगा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 तरह के इसमें राइट हैं। ऐसे प्रिवेंटिव में भी राइट है कि आपको रीज़न बताया जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है ना बताया जाए। दूसरा है यहाँ पे कि आपको वही अगेन लीगल प्रैक्टिशनर एक दिया जाएगा। एंड तीसरा है यहाँ पे 24 घंटे वाला प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पे 3 महीने वाला प्रोविज़न है कि आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 महीने से बियॉन्ड एक्सीड नहीं कर सकता है। और अगर करना है तो हाई कोर्ट एक पैनल बनाएगा, और अगर उस पैनल ने रिकमेंड कर दिया तभी आपके 3 महीने से ज़्यादा आपका डिटेंशन एक्सीड करेगा, नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा आपको डिटेंशन नहीं किया सकता है, आपका अरेस्ट नहीं लिया जा सकता। जैसे आपने सुना होगा जब आर्टिकल नंबर 370 रिपील हुआ था JNK में, तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो इट वॉज काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी आते हैं 19 से 22 तक हमारे राइट टू फ्रीडम खत्म होते हैं, और अभी आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव तस्करी नहीं की जा सकती, और फोर्स लेबर जिसको कि हम बेगारी भी बोलते हैं वो नहीं करवाया जा सकता। बेगारी का मतलब होता है कि जहाँ पे जबरन मजदूरी करवाई जाती है, पैसे नहीं दिए जाते या फिर दिए जाते हैं, मजदूरी जितनी ली गई है उसके अवज में उतने पैसे नहीं दिए जाते। आर्टिकल 24 बोलता है एंड एक्सेप्शन है कि मतलब आपको कभी भी सर्विस के लिए, देश की रक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। तो वो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है और पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी, वह ये बलात् श्रम। ये क्या है? बेगारी, बलात् श्रम बोलते हैं, ये है बाल श्रम। तो जो भी 14 से नीचे साल के बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया सकता, उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। लेकिन कहाँ पे? जो खतरनाक काम है, जैसे माइंस वगैरह हैं, माइंस वगैरह होती हैं। अब लेकिन करवाया तो जाता ही है, अगर आप जाके देखो, ठीक है, झारखंड उड़ीसा जैसे स्टेट्स में, तो वहाँ माइंस में बच्चे ही ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि वो जो माइन के शाफ्ट होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं कि वहाँ बच्चे ही घुस पाते हैं, तो बच्चों से ही काम करवाया जाता है। और अभी हमने देखा था 12 जून को ही क्या था, डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो 14 साल तक से जो नीचे के बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, और लेकिन कहाँ पे? हज़ार्डस वर्क में, यानी कि जो सेफ़ वर्क है उसमें किया जा सकता है, लेकिन वो नॉन स्कूल आवर्स में, जैसे कि परचून की दुकान है तो वहाँ पे बच्चे काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन स्कूल आवर में अगर काम कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 24 का वायलेशन है। नॉन स्कूल आवर्स में ये वायलेशन नहीं है, ठीक है। और अगर हज़ार्डस वर्क में डेंजरस काम कर रहे हैं तो भी ये आर्टिकल 24 का वायलेशन है। 14 से ऊपर है तो फिर कहीं भी काम कर सकता है। अभी आते हैं 25 से 28 के बीच में, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 बात करता है एक तरह से फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ज़बरदस्ती आप धर्म परिवर्तन का ये अधिकार नहीं देता है आपको। आप कुछ भी अपने मन में विचार रख सकते हैं अपने भगवान के प्रति, कुछ भी आप किसी भी तरह का मेडिटेशन करें, पूजा करें, वो आपका अधिकार है। 26 ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स देता है, यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो होते हैं, हमारे जो ग्रुप होते हैं, वो अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, लंगर व्यवस्था चला सकते हैं, इस तरह से वो अपना कर सकते हैं। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी हुई है 26 में। 27 की बात करें, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए ही सिर्फ अलग से टैक्स नहीं लगाया जा सकता कि हमें सिर्फ इस धर्म का प्रचार करना है और हमें टैक्स लगा दिया उन्होंने, ठीक है। आर्टिकल 28 की अगर बात करें तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, और वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा जा रहा है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकते हैं, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है कुछ शिक्षण संस्थानों में। और कौन से शिक्षण संस्थान हैं? जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, यानी कि दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर इतनी चीज़। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30, जिनको कि हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट इज़ सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। इनको हम सिनोनिमसली राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी बोल देते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार भी इनको बोल देते हैं। आर्टिकल नंबर 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दोनों ही बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल नंबर 29 बोलता है दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब है कि भारत में कोई भी, ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज़,
अगर उनका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, यानी कोई वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो बाकियों से अलग है, स्क्रिप्ट है, कोई कल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 ये बोलता है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को अवेलेबल है। ये माइनॉरिटीज़ जो है अल्पसंख्यक कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका प्रशासन चला सकते हैं। वो अपने पर्टिकुलर क्योंकि माइनॉरिटी है तो उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर होगा, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। के साथ अपने बच्चों को भी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं 30 तक। और 31 आर्टिकल 31 अभी मैंने बताया, इसको रिपील किया जा चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, और इसको हमने हटा दिया है किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को अभी लीगल राइट बना दिया है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 32, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, वो आर्टिकल 32 बताता है हमें। इसीलिए अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, नहीं संविधान की हृदय व आत्मा बोला था। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन। मतलब ये है कि ये आर्टिकल 32 को अप्रोच करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपको जाना है तो आप आर्टिकल नंबर 226 का यूज़ करके जाएंगे। अब आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के तो अंदर आता नहीं है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तो मना नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है रिट इशू करने से, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये 32 मौलिक अधिकार है। हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन वाइड है, बड़ा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है ये लीगल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए भी रिट को इशू कर सकता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपकी राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हुआ है, संपत्ति का अधिकार, तो इसके लिए रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वो एक विधिक यानी लीगल राइट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का बड़ा होता है। अब कितने तरह के रिट्स हैं और कहाँ से लिए हमने, तो हमारी 5 तरह के रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 और 226 के तहत आती हैं। ठीक है, अगेन रिपीट, 32 ही सिर्फ हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट तो अगर आप अप्रोच करेंगे पहले तो यही पूछेगा कि हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए। ठीक है, तो और प्रोसीजर तो यही फॉलो किया था। इतना भी आसान चीज़ें नहीं होती हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके हैं उन्हें पता है। ठीक है, कि मतलब इतना भी आसान नहीं होता है कि बस हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तुरंत न्याय मिल गया। ठीक है, सालों लग जाते हैं, इससे अच्छा सोचो छोड़ो। ठीक है, कौन ही जाता है आजकल, मतलब जो बहुत ही मजबूरी में होते हैं वही लोग जाते हैं, है ना, कोर्ट में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो यूके से हमने कॉन्सेप्ट को लिया, यानी कि यूके से हमने परमाधिकारी रिट यानी कि प्रेरोगेटिव रिट्स को बोरो किया है। ठीक, कितने तरह की हैं ये हैं, मैंडमस, प्रोहिबिशन। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर में देखते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, शशोरी एंड क्यो वारंटो। पहले आते हैं हेबियस कॉर्पस में। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और लिटरल मीनिंग इसका मतलब होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू हैव द बॉडी ऑफ, उसका शरीर यहाँ पे पेश करो। जब किसी का अनलॉफुल डिटेंशन हो जाता है, लॉ के विरुद्ध किसी को धर लिया गया, डिटेंशन कर लिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे से पैसे लेने आए, ठीक है, मैंने तुमको पैसे दिए, तुमने मेरे पैसे लौटाए नहीं, तो मैंने तुमको धर लिया। ठीक है, तो तुम्हारे घर वालों ने पुलिस में चले गए कि ये देखो इन्होंने डिटेन कर लिया, तो पुलिस बोलेगा, सॉरी कोर्ट बोलेगा पुलिस को कि उसका शरीर यहाँ पे लेके आओ, आई नीड टू हैव दी बॉडी ऑफ। ठीक है, जहाँ पे अनलॉफुल डिटेंशन हुआ हो। फिर आते हैं, इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने बता दिया, ये ध्यान रखना, टू हैव दी बॉडी ऑफ। देन आते हैं मैंडमस, इसका मतलब होता है हिंदी में परमादेश। इसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, यानी कि हम आपको कमांड कर रहे हैं। ये कमांड कौन करता है? कोर्ट ही कमांड करेगा, क्योंकि कोर्ट ही रिट इशू कर सकता है। वो कमांड करेगा किसको? उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जिसको अपना मैंडेटरी काम करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं रहा है, मैंडेटरी काम है उसका, वो कर नहीं रहा है। ठीक है, मैंडमस हो गया। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, तो यहाँ बोल रहा है कि हम कमांड कर रहे हैं काम करो, प्रोहिबिशन मना कर रहा है कि मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे क्षेत्र अधिकार के बाहर है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड। सेशरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ और टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि इसका मतलब ये होता है जहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को यहाँ पे बोल रहा था कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर मत निकलो। यहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलेगा कि क्योंकि तुम क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल चुके हो, तो हम तुम्हारे ये जो ऑर्डर तुमने पास किया है, जो भी तुमने यहाँ पे न्याय सुना है, उसको हम क्वैश करते हैं, ख़त्म करते हैं और उस पर्टिकुलर केस को अपने अंडर में लेते हैं। ठीक है, क्लियर थी चीज़। एंड आखिरी हमारी क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ, किसने तुमको अथॉरिटी दी यहाँ बैठने की। तो इट इज़ इशूड बाई द कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। एक पब्लिक ऑफिस में, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो पूछेगा कोर्ट किस अथॉरिटी से तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तो उसको हटाने के लिए क्यो वारंटो को यहाँ पे रिट इशू किया जाएगा।
ठीक है। तो इतनी चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने यहाँ पे इसीलिए नहीं पढ़ा है बिकॉज वो आपके एग्जाम में अभी तक तो एसएससी में इतना डीप में नहीं पूछा है, इसलिए मैंने उतना डीप में आपको नई चीज़ें बताई, जितना नीड है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। आर्टिकल नंबर 33 की अगर बात करें तो पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स। जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, आर्म फोर्सेस का मतलब है जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, साथ ही साथ जो हमारी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें कि हमारे BSF, CISF, CRPF, ITBP, PSM राइफल्स ये सब आते हैं। तो इनके जो पर्सनल्स हैं वो ये नहीं बोल सकते हैं कि जैसे इनसे मना किया जाएगा क्या व्हाट्सएप पे DP मत लगाओ, नहीं तो आप हनी ट्रैप हो जाओगे, वो फेसबुक वगैरह में, ठीक है। वो बात अलग है कि ऑफिसर्स को सब कुछ अलाउड होता है, ठीक है, ऑफिसर्स को इतना तक अलाउड होता है कि मतलब खैर छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ को लिमिट किया जाता है, यानी मतलब लिमिट इन दी सेंस कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कोर्ट में जाके ये तो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जैसे ये डिफेंस में आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देता है कि यहाँ पे खाना नहीं अच्छा मिल रहा है, ठीक है, बस वहीं तक रहता है। उसके बाद उसके साथ क्या किया जाता होगा वो आप बस इमेजिन मत करिए तो ज़्यादा सही है ना। इसके साथ क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पे कितनी प्रताड़ना दी जाती होगी, ये आपको वही बता सकते हैं जो आप, अगर आपके घर में कोई डिफेंस या फिर CAPF में हो और अगर लोअर रैंक पे हो, ठीक है, तो आपको बता सकते हैं ढंग से। तो खैर ये चीज़ें होती हैं कि आप ऐसे आप वाक स्वतंत्रता के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और आपको लिमिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आर्टिकल नंबर 33 में कि जो हमारे आर्म पर्सनल्स होते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 34 पे आते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन्फोर्स। तो अगर मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि किसी जगह पे लगता है, इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर JNK में लगता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में लगता रहता है, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं। और आर्टिकल नंबर 35 जो कि हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है, ये काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 32 तक ही खत्म हो गए थे। जैसे 12 और 13 था वो कोई हमारे राइट नहीं थे, ऐसे ही 33, 34, 35 कोई हमारे राइट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को लेके कानून बनाने का या फिर कोई भी चेंजेस करने का सिर्फ और सिर्फ जो पावर है वो पार्लियामेंट को है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को, क्योंकि इसमें हमें यूनिटी या फिर इसमें हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होती है अक्रॉस दी थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए कोई एक स्टेट लॉ नहीं बनाएगा लेजिस्लेचर, ये सिर्फ पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स को लेकर लॉ बना सकती है। आखिरी हमारा राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स, यानी वो फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ नागरिकों को, भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि इनमें से कौन सा राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है या फिर सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को मिला हुआ है। तो ध्यान रखिए ये वाले राइट्स को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिले हुए हैं। भाई सिटीजन्स के लिए, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए तो सारे राइट्स हैं ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कौन से हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही हैं, नॉट टू फॉरेनर्स, इसका मतलब है ये राइट जो हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए आराम से मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, आप इसको 3-4 बार रिपीट करिए। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, एक राइट मैंने दे दिया राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब ये बताओ ये फॉरेनर्स को मिला है कि नहीं? तो आपने देखा 15, 16, 19, 29, 30 यही सिर्फ फॉरेनर्स, यही सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, बाकी सिटीजन फॉरेनर दोनों को हैं। तो ये कौन सा है? ये 17 है, इसका मतलब ही फॉरेनर को मिला हुआ है। मैं पूछ लूँ आपसे कि राइट टू लाइफ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? तो राइट टू लाइफ तुम देखोगे 21 है, 21 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है। सिंपल, ठीक। चलिए तो लेक्चर होता है ख़त्म। एक क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए बनता ही है, रुको, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है जो राइट टू प्रिवेसी है, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी, ये किस आर्टिकल में आता है, किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट है? हिंट देता हूँ थोड़ा सा, ये उसके अंदर आता है जो मेनका गांधी केस और जो AK गोपालन केस है उस आर्टिकल से रिलेटेड है। अब इससे ज़्यादा मैं हिंट आपको दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो लेक्चर होता है खत्म। इस लेक्चर का माइंड में आपका PDF आपको पता है कहाँ मिलेगा, परमार SSC के टेलीग्राम पे। एंड क्विज़ कहाँ पे होंगी? क्विज़ आपकी होती हैं जो क्विज़ ग्रुप है, जिसका भी लिंक, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल दी एंड। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।